क्या रीजंस थे जिनकी वजह से बंगाल में इतना सडन फॉल आया? आखिर ऐसा क्या हुआ कि कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया वन ऑफ द फर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट बन के रह गई इंडिया में इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा इनकम, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और काफी सारे अलग अलग फील्ड्स में। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं भव्य और आज की वीडियो में हम जानेंगे क्या क्या रीजंस थे जिनकी वजह से बंगाल की ग्रोथ में इतना सडन ड्रॉप आया। ये सेकंड पार्ट है बंगाल एनालिसिस पे। अगर आपने फर्स्ट पार्ट अभी तक नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पे आपको उसका लिंक मिलेगा, आप वहां जाके देख सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक दे दूंगा। तब तक आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 1911 में ब्रिटिशर्स ने कैलकाटा से शिफ्ट करके दिल्ली को एज अ न्यू कैपिटल ऑफ इंडिया बना दिया था। 1947 में जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो बंगाल के दो पार्ट हुए, एक वेस्ट बंगाल जो कि इंडिया में था और दूसरा था ईस्ट पाकिस्तान जिसे आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। पार्टीशन के बाद ईस्ट पाकिस्तान से मास मूवमेंट हुआ लोगों का वेस्ट बंगाल की तरफ, जिसकी वजह से काफी सारे कम्युनल राइट्स भी हुए और बंगाल में ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट धीरे धीरे कम होने लगा। बट फिर भी इस वक्त तक कंडीशन काफी स्टेबल थी। 1960s के बाद बंगाल की ग्रोथ लगातार कम होने लगी। जूट इंडस्ट्री जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री थी बंगाल की, वो बुरी तरह इफेक्ट हुई। इंडिया और ईस्ट पाकिस्तान के कन्फ्लिक्ट्स की वजह से जूट के प्रोडक्शन में काफी सारी प्रॉब्लम्स आने लगी। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत बढ़ गई, जिसकी वजह से लोगों ने जूट प्रोडक्ट्स के ऑल्टरनेट यूज करना शुरू कर दिए, जिसकी वजह से ओवरऑल डिमांड कम होने लगी। ऑन एन एवरेज हर साल 5 जूट मिल्स बंद होने लगी वेस्ट बंगाल में। सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। फॉरेन प्रोडक्ट से डोमेस्टिक मार्केट को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने कई सारे इंपोर्ट टैरिफ्स लाए, बट एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने कोई खास ऐसी स्कीम्स नहीं लाई, जिसकी वजह से बंगाल काफी बुरी तरह अफेक्टेड हुआ। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज जैसे कि जूट, टी, जो कि ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज मानी जाती थी वेस्ट बंगाल की, इस वजह से वो कभी ग्रो ही नहीं हो पाई। इस टाइम तक वेस्ट बंगाल अपनी प्राइम लोकेशन लूज कर चुका था। 1964 में बॉम्बे ने बंगाल को पीछे छोड़ के सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देना शुरू कर दिया। 1966 से महाराष्ट्र के लिए ज्यादा लाइसेंस अप्रूव होने शुरू हो गए एज कम्पेयर टू बंगाल। एम्प्लॉयमेंट गिरने का सबसे बड़ा रीजन था कंटिन्यूअस क्लैशेस बिटवीन लेबरर्स एंड इंडस्ट्रीज। एक दिन लेबर काम करने से मना करती थी, दूसरे दिन कंपनी मना करती थी वो लेबर से काम कराने के लिए। इसकी वजह से बहुत सारी फैक्ट्रीज में ताले लग गए। काफी सारी कंपनीज अपने सेंटर बंगाल से शिफ्ट करके महाराष्ट्र, गुजरात जैसी कई सारी स्टेट में सेटअप करने शुरू कर दिए। टोटल 56,000 फैक्ट्रीज ने अपने सेटअप बंगाल से शिफ्ट करके दूसरी स्टेट में लगाए। 1977 में लेफ्ट की सरकार आई, जिसके बाद कंडीशन और बुरी होने लगी। लेफ्ट की गवर्नमेंट ने स्मॉल अनऑर्गेनाइज सेक्टर को सपोर्ट किया बजाय इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करने के, जिसकी वजह से लोगों को नौकरी तो मिली बट बहुत ही कम इनकम वाली और बिना जॉब सिक्योरिटी के। अब क्योंकि एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर है तो इनकी कोई गवर्नमेंट से रजिस्ट्रेशन नहीं होता और ना ही ये टैक्स पे करते, जिसकी वजह से गवर्नमेंट के पास इनफ अमाउंट कभी टैक्सेस के रूप में आ ही नहीं पाया। कम पैसा होने की वजह से गवर्नमेंट कभी स्टेट के इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव भी नहीं कर पाई। सरकार के पास पैसा नहीं होने की वजह से आज भी बंगाल का इंफ्रास्ट्रक्चर वीक है। विलेजेस और सिटी में प्रॉपर कनेक्टिविटी नहीं है और आज भी 75% से ज़्यादा पॉपुलेशन बंगाल की वहाँ के विलेजेस में रहती है। इनफैक्ट 2020 के बजट में इस बार भी बंगाल गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर में सिर्फ 2.3% स्पेंड किया है, जो कि नेशनल एवरेज से भी कम है। आपको ये वीडियो कैसे लगे नीचे कमेंट्स में लिख के बताइए। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस स्टडी करते हैं बंगाल और रतन टाटा के बारे में, जो एकदम क्लियर कर देगी बंगाल और दूसरे स्टेट के बारे में। 2006 में रतन टाटा ने अनाउंस किया कि वो दुनिया की सबसे सस्ती गाड़ी नैनो की फैक्ट्री बंगाल में शिफ्ट करेंगे। इसके लिए लेफ्ट की सरकार ने उन्हें 1000 एकड़ की जगह भी प्रोवाइड करी। टाटा ने प्रॉमिस किया कि वहां पे 1000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करेंगे। सब काम ठीक से होने लगा, बट बीच में आ गई ममता बनर्जी। ममता बनर्जी उस वक्त अपोजिशन पार्टी में थी। उन्होंने इसके अगेंस्ट हंगर स्ट्राइक करने शुरू कर दिए और एंड में रतन टाटा ने अपनी फैक्ट्री शिफ्ट कर दी। उनकी फैक्ट्री शिफ्ट करने का अनाउंसमेंट आते ही कई सारी गवर्नमेंट्स ने, स्टेट गवर्नमेंट्स ने उन्हें अपने आने का ऑफर दिया और फाइनली उन्होंने अपनी फैक्ट्री गुजरात में स्टेब्लिश करी, जहां उन्हें 4 दिन के अंदर 1100 एकड़ का लैंड एलोकेट हो गया। यही डिफरेंस है बंगाल और बाकी स्टेट गवर्नमेंट में। बंगाल के लोग हमेशा म्यूजिक, लिटरेचर, आर्ट्स, डांसिंग और सारी एक्टिविटीज में हमेशा आगे रहे हैं, बट कभी वहाँ पे इंडस्ट्री ग्रो नहीं हो पाई क्योंकि वहाँ की सरकार की पॉलिसीज गलत थी। आपको क्या लगता है सबसे बड़ा रीजन क्या था बंगाल की ग्रोथ में डिक्लाइन आने का? क्या क्या फैक्टर्स थे जिसकी वजह से बंगाल आगे नहीं बढ़ पाए? नीचे कमेंट्स में लिख के बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और मिलते हैं फिर एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।